सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 15 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और देखो आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में किसे यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा अजय कुमार को। तो अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी 14 मई 2025 को ही पूर्व रक्षा सचिव रहे डॉक्टर अजय कुमार को अभी संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अच्छा, उन्होंने किनका स्थान लिया? प्रीति सूदन का। और आप कह सकते हो वे आर एम बाथू के बाद इस पद पर आने वाली दूसरी महिला थी। कौन? प्रीति सूदन। तो अब उनको रिप्लेस करके आ गए हैं अजय कुमार। और कौन से नंबर के यूपीएससी अध्यक्ष बने हैं? 33वें नंबर के। और यूपीएससी अध्यक्ष या सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु, जो भी पहले हो। और बात करें पहला लोक सेवा आयोग, ये 1 अक्टूबर 1926 को स्थापित किया गया था। यूपीएससी के पहले अध्यक्ष कौन थे? रॉस बार्कर थे। यूपीएससी के पहले भारतीय अध्यक्ष पूछेंगे, कृपलेनी। और वर्तमान में 33वें अध्यक्ष बन गए हैं डॉक्टर अजय कुमार। यूपीएससी की स्थापना किसकी सिफारिश पर होती है? ली कमीशन की सिफारिश पर। ठीक है, तो ये पॉइंट्स ध्यान में रखना। अच्छा, ये अजय नाम से ही मैंने सारे ऑप्शन लिखे हैं, तो आप कंफ्यूज जरूर होंगे, लेकिन ये सारे न्यू अपॉइंटमेंट हैं 2025 के। एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। जैसे बात करते हैं अजय भादु की, तो गवर्नमेंट टी मार्केट प्लेस के सीईओ बने थे। अजय भूषण पांडे की बात करें तो अभी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष बने थे। और अजय सेठ की बात करें तो अभी वित्त सचिव फाइनेंस सेक्रेटरी बने थे। अच्छा, इतना ही नहीं, कुछ और इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स मैं आपको और रिवाइज करवाता हूँ। जैसे कि अभी आरबीआई के नए गवर्नर कौन बने थे? संजय मल्होत्रा 26वें नंबर के। मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने थे ज्ञानेश कुमार, ये भी 26वें नंबर के। चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमिश्नर बने थे विवेक जोशी। मुख्य आर्थिक सलाहकार चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बने थे वी अनंत नागेश्वरन। एक्चुअली में इनका कार्यकाल बढ़ाया गया था 2027 तक। नीति आयोग की सीईओ का भी कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया, नाम है बीवीआर सुब्रमण्यम। और मनन कुमार मिश्रा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने थे 7वीं बार। सेबी के 11वें अध्यक्ष बने थे तुहिन कांत पांडे। और रक्षा लेखा महानियंत्रक कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स बने थे डॉक्टर मयंक शर्मा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बने थे के संजय मूर्ति। और लेखा महानियंत्रक कौन है? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कौन है? एस दुबे हैं। ठीक है, तो ये अपॉइंटमेंट्स भी ध्यान में रखना। अच्छे प्रश्न है सारे के सारे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में दुनिया की पहली राष्ट्रीय स्तरीय क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली को किसने शुरू किया है? तो आंसर होगा भूटान ने। तो अभी भूटान ने दुनिया की पहली राष्ट्रीय स्तर की क्रिप्टो करेंसी पर्यटन भुगतान प्रणाली को शुरू किया है। मतलब कि टूरिज्म सेक्टर में क्रिप्टो को इन्होंने अलाउ कर दिया। अगर आप टूरिस्ट हैं, अगर आप पर्यटक हैं और अगर आप भूटान जा रहे हो, तो आप क्रिप्टो करेंसी को यूज करके अपनी एयरलाइंस की टिकट खरीद सकते हो, वहां पे होटल का पेमेंट कर सकते हो, वहां पे आप शॉपिंग कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो उसके लिए पेमेंट के तौर पर आप क्रिप्टो करेंसी का उपयोग कर सकते हो। और इसके लिए भूटान ने बिनेंस पे और डीके बैंक के साथ समझौता किया है। अच्छा, क्रिप्टो करेंसी की बात करें, कई बार हम पढ़ चुके हैं, एक तरह की डिजिटल करेंसी होती है जिसे आप वर्चुअल करेंसी भी कहते हो। ये कंप्यूटर में ही काम करती है, कंप्यूटर में ही उपलब्ध रहती है, कंप्यूटर में ही आप एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हो, इसलिए इसको वर्चुअल करेंसी या डिजिटल करेंसी भी कहते हैं। इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण आप सभी ने सुना होगा, बिटकॉइन। सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी थी बिटकॉइन और सबसे महंगी भी है ये। और किस तकनीक पे काम करती है, किस प्रिंसिपल पे काम करती है ये क्रिप्टो करेंसी? तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर ये काम करती है। ठीक है, तो अभी पर्यटकों के लिए क्रिप्टो करेंसी को यूज करने वाला पहला देश ये बन गया है। कौन सा? भूटान। अब बात भूटान की है तो लेकर के चलते हैं भूटान। ये रहा मैप में भूटान। इसकी कैपिटल क्या हो गई? थिम्पू हो गई। करेंसी यहाँ पे इंडियन रुपया भी चलता है, एंगल ट्रम भी चलता है। प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे हो गए। और राजा कौन है? जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक है। और बात करें कि भूटान भारत के कितने राज्यों से सीमा लगाता है, तो 4 राज्य हैं। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम से। पिछले साल पीएम मोदी को यहाँ का एक सम्मान भी मिला था जिसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो अवार्ड। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर्स, ये एक बुक है। पूछ रहे हैं इस बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा हिमांशु रॉय ने। तो बुक का नाम क्या हो गया? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर्स, जिसको लिखा है हिमांशु रॉय ने। तो इन्होंने इस बुक में जवाहरलाल नेहरू से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक
प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बारे में बताया है, जो भी उसके कार्य होते हैं वो सब इस बुक में इन्होंने बताया है। तो बुक का नाम याद रखेंगे, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर्स है। इसको लिखा है हिमांशु रॉय ने। चलो इसी के साथ कुछ और इंपॉर्टेंट बुक्स मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। एक तो याद रखना, अभी पहली बार किसी कन्नड़ पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए लिस्ट लास्ट में जो शॉर्ट लिस्टेड 5-6 बुक्स होती है उसमें शामिल किया था। कौन सी बुक है? हार्ट लैम्प। और दीपा भाष्टी ने इस कन्नड़ पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अब ये पुरस्कार इस बुक को मिलता है नहीं मिलता वो तो बात की बात है, लेकिन शॉर्ट लिस्ट होने वाली फाइनल जो 5-6 बुक्स होती है उसमें शॉर्ट लिस्ट होने वाली ये पहली कन्नड़ पुस्तक है, तो ध्यान में रखना। इसी तरह से पिछले साल का मैं आपको रिवाइज करा दूं कि 2024 में बुकर पुरस्कार किसने जीता था? सामंथा हार्वे ने इंग्लैंड की है उनकी नॉवेल ऑर्बिटल के लिए। और उसी तरह से 2024 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीता था जेनी एर्पेनबेक ने, वो जर्मनी की उनके नॉवल काइरोस के लिए। आई एम ए सोल्जर्स वाइफ इस बुक को लिखा गीतिका लीडर ने। और कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा आई है, उसका नाम दिया सलाई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने रक्षा मंत्रालय की द्विवार्षिक हिंदी पत्रिका को लॉन्च किया था, सशक्त भारत उसका नाम है। पर्वत शिरोमणि जो भगत सिंह कोश्यारी हैं, ये बुक है, इसको लिखा मदन मोहन सती ने। इसको लॉन्च किया था लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। लियो द अनटोल्ड स्टोरी को लिखा PS रमन ने, चेन्नई सुपर किंग के ऊपर ये बुक लिखी गई। टू द सेवेंथ जनरेशन को लिखा डॉक्टर VI मथन ने। एमिनेंट डिस्टॉर्शन ट्विस्ट एंड ट्रुथ उत्पल कुमार ने लिखा। द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट को लिखा अरुण शौरी ने। द ग्रेट कॉन्सिलिएटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया को लिखा संजीव चोपड़ा ने। ठीक है, लगभग 12 बुक्स मैंने आपको और रिवाइज करा दी, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछे कि वित्त वर्ष 2024 में सबसे ज्यादा GST राजस्व संग्रह वाला ये राज्य कौन सा रहा? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। पहले तो मैं आपको बता दूं कि वित्त वर्ष 2024-25 में GST कलेक्शन कितना रहा? 21.36 लाख करोड़ रुपए का। और अगर स्टेट वाइज बात करें कि किस राज्य ने सबसे ज्यादा GST कलेक्शन किया है, तो इसमें पहले स्थान पर महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटक है, फिर गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश ने। पूरी लिस्ट आपके सामने है, तो टॉप 3 याद रख लो, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात। ठीक है, तो टोटल कितना GST कलेक्शन हुआ वो मैंने आपको बता दिया। सबसे ज्यादा कहां पर हुआ ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, GST की बात करते हैं। GST से कई तरह के प्रश्न एग्जाम में आ चुके हैं। जिस भी तरह के प्रश्न एग्जाम में आ चुके हैं और जो जो प्रश्न बनते हैं वो सारे मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे अगर बात करते हैं GST मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। किस तरह का टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है, और आप कह सकते हो समवर्ती सूची पर लगने वाला ये टैक्स है। GST लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? फ्रांस था। और किस संविधान संशोधन के तहत GST पारित किया गया था भारत में? संविधान संशोधन। GST को भारत में पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा था? असम था। भारत का GST किस देश के मॉडल पर आधारित है? कनाडा। भारत में GST कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को, इसीलिए 1 जुलाई को GST डे हम मनाते हैं। भारत में GST लागू करने का सुझाव किसने दिया था? विजय केलकर समिति। सर्वप्रथम GST बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? असीम दास गुप्ता। GST की दरें कितने प्रकार की हैं? 5 प्रकार की है। 0%, 5%, 12%, 18 और 28%। GST पंजीकरण संख्या में कितने अंक होते हैं? 15 अंक होते हैं। जिस तरह से आधार में होते हैं ना, आधार संख्या में 12 अंक, इसमें होते हैं 15 अंक। GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री होती है, या जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होंगे वो होते हैं। और राष्ट्र सीमा शुल्क और GST संग्रहालय का भी उद्घाटन निर्मला सीतारमण जी ने किया था। कहाँ पे? गोवा के पणजी में। और ये भी याद रखना है, GST परिषद की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई है? 279A। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस इंटरनेशनल फैमिली डे ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 15 मई को। तो हर साल 15 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज के रूप में मनाया जाता है। इसकी स्थापना 1993 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने की थी। और ये दिवस परिवार के महत्व को बताता है और उनके सामने आने वाली समस्याएं जैसे कि गरीबी, असमानता, इनके बारे में जागरूकता लाने के लिए, बताने के लिए ये दिन मनाया जाता है। थीम याद रखो आप, तो थीम क्या है? फैमिलीज ओरिएंटेड पॉलिसीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये है इंटरनेशनल फैमिली डे की थीम। फैमिली से संबंधित 2 और दिवस बता रहा हूं, याद रखना। एक ग्लोबल फैमिली डे होता है 1 जनवरी को, और एक इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस ये हम मनाते हैं 16 जून को। और ये आज हम मना रहे हैं इंटरनेशनल फैमिली डे 15 मई को।
अच्छा, एक काम और करते हैं, मई में अभी तक कौन कौन से दिवस हम मना चुके हैं एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे श्रम दिवस मनाया, 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 4 मई को कोयला खनिक दिवस, 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर डे, 6 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे, 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस, 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, 10 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस यानी कि माइग्रेटरी बर्ड डे। उसके अलावा 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया, और 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस इंटरनेशनल नर्स डे के रूप में मनाया था, और अब ये 15 मई को हम फैमिली डे के रूप में मना रहे हैं। ठीक है, तो मई के सारे इंपॉर्टेंट ये हो गए डेज, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में 5वां आसियान भारत युवा सम्मेलन 2025 का आयोजन ये भारत के किस राज्य में किया गया या किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा गोवा में। 5वां आसियान इंडिया यूथ कॉन्फ्रेंस की हम बात कर रहे हैं, 28 जुलाई को शुरू होगा, 1 अगस्त तक ये चलेगा। कहां पर होगा? गोवा में होगा। तो ये एक यूथ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, जिसमें क्या होता है, जिसमें भारत के और आसियान कंट्रीज के युवा, जो भी यूथ हो गए, जो भी छात्र हो गए, वो पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब उनको एक स्टेज ये प्रोवाइड कराता है, और इसका आयोजन करता है इंडिया फाउंडेशन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ मिलकर के। और लास्ट टाइम इसका जो चौथा एडिशन हुआ था वो फरवरी 2023 में हुआ था हैदराबाद में। अच्छा, इसका पहला एडिशन कब हुआ था? 2017 में, वो भोपाल में हुआ था। तो इस सम्मेलन का, इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है बात करें तो इंडिया और आसियान संबंधों को मजबूत करना, यूथ एम्पावरमेंट को बढ़ाना, कल्चरल और सोशल आदान प्रदान करना, और रीजनल कोऑपरेशन को बढ़ाना। एक काम करते हैं, पहले आसियान की बात कर लेते हैं, फिर कुछ इंपॉर्टेंट जो सम्मेलन है, जो समिट्स हैं, वो भी मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। देखो, आसियान मतलब हो गया एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसकी स्थापना होती है 1967 में। मुख्यालय आपको मिल जाएगा जकार्ता, इंडोनेशिया में। अभी नवीनतम इसका मेंबर बना था 11वें नंबर का तिमोर लेस्टे, और 2024 में इसकी जो वार्षिक बैठक होती है वो हुई थी लाओस में। क्या भारत आसियान का सदस्य है? तो याद रखना, भारत आसियान का सदस्य नहीं है, पर 1992 से भारत आसियान का वार्ता भागीदार डायलॉग पार्टनर है। और अभी हमने पढ़ा था जो 14वें नंबर की ADMM प्लस आतंकवाद विरोधी बैठक है, ये भारत में हुई थी नई दिल्ली में। भारत ने पहली बार इसको होस्ट किया था, और इसकी सह अध्यक्षता मलेशिया ने की थी। ADMM मतलब हो गया आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग। ठीक है, तो ये तो आसियान से संबंधित कुछ स्टैटिक और ये करंट अफेयर्स का पॉइंट हो गया। अब कुछ सम्मेलन वाली बात हो रही थी, तो चलो कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स में आपको रिवाइज कराता हूँ। तो याद रखना, एक अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ था भोपाल में, मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। नवा एशियाई आर्थिक वार्ता एशियन इकोनॉमिक डायलॉग ये हुआ पुणे में। कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति, इसका नाम है, नई दिल्ली में हुआ। संयुक्त राष्ट्र की महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। और 98 नंबर का अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन ये नई दिल्ली में ही हुआ। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 हुआ स्पेन के बार्सिलोना में। बिम्स्टेक यूथ समिट अभी गांधीनगर गुजरात में हुआ। ये 14वीं एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम बैठक हुई भारत में नई दिल्ली में। 12वां वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुआ दुबई UAE में। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट अभी मई के स्टार्टिंग में हो चुका है, भारत में हुआ, मुंबई में भारत ने पहली बार इसको होस्ट किया। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट समिट्स हैं, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि ये ब्रांड एम्बेसडर वाला प्रश्न है कि यूरेका फॉर्ब्स अभी इसने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर हो जाएगा श्रद्धा कपूर को। तो यूरेका फॉर्ब्स ये हेल्थ एंड हाइजीन के प्रोडक्ट्स बनाने वाली एक कंपनी है, जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी। कई तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे कि वाटर प्यूरिफायर बनाता है, एयर प्यूरिफायर, सिक्योरिटी सिस्टम, एयर कंडीशनर, वैक्यूम क्लीनर वगैरह, ये सब बनाता है यूरेका फॉर्ब्स। और अभी इसी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है श्रद्धा कपूर को। अब ब्रांड एम्बेसडर वाला प्रश्न है, चलो कुछ और नाम मैं आपको बताता हूँ जिनका अभी हाल ही में जिनको भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। जैसे कि यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी एजेंसी, इसके गुडविल एम्बेसडर थियो जेम्स बने थे, यूके के एक्टर हैं। यूनिसेफ इंडिया की बनी थी करीना कपूर खान। और यूरो ग्रिप टायर के बने थे ब्रांड एम्बेसडर कौन? महेंद्र सिंह धोनी। और एक डेनिम ब्रांड है लेविस, उसके बने थे दिलजीत दोसांझ। फेडरल बैंक की बनी विद्या बालन। फ्रांस की नारिका कंपनी की बनी थी साइना नेहवाल, बैडमिंटन प्लेयर है। अंधेपन से लड़ने के लिए विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत गुडविल एम्बेसडर बनाया था कृष्णमाचारी श्रीकांत को। फिट इंडिया आइकॉन बने थे आयुष्मान खुराना। गो आई बीबो के बने थे ऋषभ पंत। और टाटा मोटर के बने थे विक्की कौशल।
और लार्सन एंड टुब्रो फाइनेंस लिमिटेड के जसप्रीत बुमराह, और अमेरिकी फुटवेयर कंपनी है स्केचर्स, उसके भी बने जसप्रीत बुमराह। फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस कंपनी थॉमस कुक, उसके बने कार्तिक आर्यन। फ्रेंच लग्जरी ब्रांड है चैनल, उसके बनी थी अनन्या पांडे। और ड्रीम टेक्नोलॉजी एक चाइना की कंपनी है, उसकी बनी थी कृति सेनन। ठीक है, तो ये सारे ब्रांड एम्बेसडर लगभग 2025 के ही हैं, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में आधिकारिक तौर पर भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर कौन सा बना है? तो आंसर हो जाएगा इंदौर। आपको याद होगा हम लोगों ने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश के इंदौर में इस साल के स्टार्टिंग से भीख मांगना और भीख देना ये दोनों अपराध होंगे, और जिस कारण से न तो कोई भीख मांग सकेगा और न कोई भीख दे पाएगा। तो अभी ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर ये घोषणा कर दी गई है कि इंदौर ये भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर बन गया है। अच्छा, तो फिर जो सभी भिखारी थे जो भीख मांग रहे थे वो कहाँ चले गए? एक्चुअली में जो लोग भीख मांग रहे थे उन्हें रोजगार में लगा दिया गया, और जो बच्चे थे उनको स्कूल में शिक्षा के लिए भेज दिया गया। और इसी तरह से हमने एक और प्रश्न पढ़ा था कि भैया इंदौर के बाद भीख मांगना अब कहाँ पर अपराध घोषित कर दिया गया? तो वो है भोपाल। लेकिन अभी भोपाल को ऑफिशियली भिखारी मुक्त शहर घोषित नहीं किया है, तो अभी तो इंदौर हमें याद रखना है कि अभी ऑफिशियली भिखारी मुक्त शहर किसे घोषित कर दिया गया, या वो पहला शहर कौन सा बन गया। तो आंसर हो जाएगा इंदौर। अच्छा, यहाँ पे इंदौर से कुछ और करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, लेकिन उससे पहले याद रखना ये पॉइंट भी कि किस कानून के तहत भीख मांगना अपराध है। ये अगर पूछते हैं तो याद रखना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा नंबर 163 के तहत भीख मांगना अपराध है। अब मैंने कहा इंदौर से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न आपको रिवाइज कराऊं, तो याद रखना अभी यूनेस्को ने इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी थी। इंदौर ये रोबोट का प्रयोग करके ट्रैफिक कंट्रोल करने वाला भारत का पहला शहर बना था। ईपीआर क्रेडिट पाने वाला पहला नगरीय निकाय बना था इंदौर। ईपीआर मतलब एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ग्रीन बॉन्ड लाने वाला पहला नगरीय निकाय भी इंदौर है। भारत का पहला वाटर प्लस सर्टिफाइड सिटी बना था इंदौर। भारत का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट ये लगा इंदौर में, और भारत का पहला पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट भी बनेगा इंदौर में ही। तो इन सब कारण से इंदौर न्यूज में था, ध्यान में रखेंगे आप। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, वित्त वर्ष 2024-25 में देश के 12 प्रमुख बंदरगाहों ने कितना कार्गो हैंडल किया? तो आंसर होगा 855 मिलियन टन। तो वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के 12 प्रमुख बंदरगाहों ने रिकॉर्ड 855 टन कार्गो हैंडलिंग किया है, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 में यानी कि पिछला जो फाइनेंशियल ईयर निकला था उसमें ये था 819 मिलियन टन। तो मतलब आप कह सकते हो कि वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में इस बार 4.3% ये ज़्यादा है, 4.3% की वृद्धि हुई है। और ये 2-3 डेटा और यहाँ से याद रखना कि पहली बार पारादीप पोर्ट जो कि उड़ीसा में है, और दीनदयाल पोर्ट जिसे पहले कांडला पोर्ट कहते थे, ये गुजरात में है, तो इन दोनों ने 150 मिलियन टन से ज़्यादा कार्गो हैंडल किया है। ऐसा पहली बार हुआ। और सबसे ज़्यादा किस माल की हैंडलिंग हुई है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की। अच्छा, ये भी पूछा जा सकता है कि हमारा 13वां जो पोर्ट है, 13वां प्रमुख पोर्ट ये कौन सा है और कहाँ पे बन रहा है? तो ये वदावन पोर्ट है जो आपको मिलेगा महाराष्ट्र में। वैसे हमारे शिपिंग मंत्री कौन है? सर्बानंदा सोनोवाल है। चलो कुछ इंपॉर्टेंट बंदरगाह, कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स यहाँ पे मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। जैसे कि बात करें वदावन पोर्ट, ये आपको महाराष्ट्र में मिलेगा, पालघर जिले में, जिसका फाउंडेशन स्टोन रखा था मोदी जी ने। वर्ल्ड बैंक के कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में टॉप इंडियन पोर्ट ये विशाखापत्तनम पोर्ट रहा था, पूरे विश्व में 19वें स्थान पे। चाबहार पोर्ट ये आपको मिलेगा ईरान में, और इसका जो शाहिद बेहस्ती टर्मिनल है उसको भारत ने लीज पे ले लिया 10 सालों के लिए। सितवे पोर्ट म्यांमार में है। कांके संतुराई पोर्ट श्रीलंका में है। पारादीप पोर्ट उड़ीसा का हो गया। दार एस सलाम पोर्ट तंजानिया। हाइफा पोर्ट इजराइल। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पे शुरू हुई। मोंगला पोर्ट बांग्लादेश में है। ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान में, जिसको चीन ने बनाया। विजिंगम पोर्ट ये आपको मिलेगा केरल में। याद रखना भारत का पहला पूर्ण रूप से विकसित गहरे पानी का ये ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। और अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था वित्त वर्ष 2025 में कार्गो हैंडलिंग में टॉप पर रहा था पारादीप पोर्ट जो उड़ीसा में है। वैसे शाहिद राजाई पोर्ट भी न्यूज पे था क्योंकि इसमें धमाका हो गया था, तो आंसर होगा ईरान में है। तो ये जो भी आपको मैंने बंदरगाह रिवाइज कराई ये किसी न किसी कारण से न्यूज में थे, तो सब याद में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे
कि वर्ष 2025 में भारत का तीसरा यूनिकॉर्न कौन सा बन गया, तो आंसर होगा पोर्टर। तो अगर किसी स्टार्टअप की जो वैल्यूएशन है वो $1 बिलियन या उससे ज़्यादा हो जाती है तो उसे यूनिकॉर्न कहा जाता है। और अभी भारत का तीसरा नहीं, यूं कहेंगे 2025 में भारत का तीसरा यूनिकॉर्न बन गया है, कौन सा, पोर्टर। तो पहला कौन सा था, दूसरा कौन सा था, पहला जस्पे था, दूसरा नेट्राडाइन बना था और तीसरा पोर्टर बन गया। पोर्टर ये एक ऑन डिमांड लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म है। लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म मतलब जैसे कि मान लो आपको ऑफिस अपना खाली करना है, अपना घर खाली करके कहीं दूर आपको शिफ्ट होना है, तो आप यहाँ पे फ़ोन करोगे, एक ट्रक आएगा, वो आपके जो घर का सामान होगा उसको अच्छी तरह से रैप करेंगे, उसको अच्छे से हैंडलिंग करते हुए उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे और आपके नए घर में शिफ्ट कर देंगे। जैसे आप पैकर्स एंड मूवर्स कहते हो ना, बस वही काम ये करता है। आपके सामान को पैक करेगा और मूव कर देगा जहां पर भी आप जा रहे हो। ठीक है, तो अभी 2025 में ये भारत का तीसरा यूनिकॉर्न बन गया, तो ध्यान रखना ये। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर ज़रूर करना। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर देना। बाकी इनकी प्रैक्टिस के लिए डेली क्विज अपलोड होती है, कहाँ पर, अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, जहाँ पे जाकर के आप अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कीजिए। जैसे अभी मैंने आपको थ्योरी पढ़ा दिया, अब मैंने पढ़ा दिया, अब इसमें से मैं आपका टेस्ट लूंगा, MCQ फॉर्मेट में टेस्ट लूंगा, तो जाकर के टेस्ट लगाओ और देखो जो अभी अभी आपने थ्योरी पढ़ी है उससे क्वेश्चन जब बनते हैं तो आप प्रश्न हल कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, क्वेश्चन आपसे बन रहे नहीं बन रहे। तो एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इसकी डिटेल्ड PDF भी आपको मिल जाती है एप्लीकेशन पे और टेलीग्राम पे भी मिल जाती है। आप दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वैसे एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हो। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं फिर। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अभी कौन बने, KC वेणुगोपाल। फिर पूछा अभी किस देश ने यूनेस्को से अलग होने की घोषणा कर दी है, निकारागुआ। फिर पूछा डॉक्टर सुभद्रा अय्यप्पन कौन थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया, ICMR के पूर्व प्रमुख। और जनता की कहानी मेरी आत्मकथा ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, बंडारू दत्तात्रेय, जो अभी वर्तमान में आपको पता है हरियाणा के गवर्नर हैं। और 11 भारतीय भाषाओं में नवीनतम टेक्स्ट टू स्पीच बुलबुल V2 को अभी किसने लॉन्च किया, सर्वम AI। शतरंज पर किसने प्रतिबंध लगा दिया, अफगानिस्तान। वैज्ञानिकों ने किस एशियाई फसल का पहला पेन जीनोम तैयार किया, चावल। भारतीय सेना ने कहां पर ऑपरेशन केल्लर शुरू किया, कश्मीर। और अभी नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने थे, जस्टिस सूर्यकांत। और आखिरी प्रश्न पूछा था अभी 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा मनाई गई, इस दिवस को यूनाइटेड नेशन वैसाख दिवस के रूप में कब मान्यता दी गई थी, 1999 में। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख अभी किसे नियुक्त किया गया है, तो सही उत्तर होगा आलोक जोशी को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।